हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में एमपी सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के जलप्रपातों के बारे में शानदार ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और हम साथ ही साथ संपूर्ण नदियों के बारे में, इन समस्त जलप्रपातों से संबंधित उस बारे में भी बात करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। पूरा वीडियो देखना, मेरा आपसे प्रॉमिस है आपको कई सारी जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला हूं। पूरे YouTube के ऊपर आपको इस टाइप का वीडियो नहीं मिलने वाला। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपातों के बारे में। शुरुआत करते हैं अनूपपुर से। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है अनूपपुर जिला। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी इसी जिले से इसका उद्गम होता है। और कहाँ से उद्गम होता है? मैकाल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक पहाड़ी। इसी पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यदि किसी पर्टिकुलर बिंदु की बात करें तो पुष्पराजगढ़ से हमें देखने के लिए मिलता है नर्मदा नदी का उद्गम। और जैसे आपको पता है नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और साथ ही साथ गुजरात की भी जीवन रेखा कहलाती है। एक बात और याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। 1312 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो 1077 किलोमीटर का जो प्रवाह होता है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी का होता है। आप एक और बात याद रख सकते हैं, संपूर्ण भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी की यह खासियत है, नर्मदा नदी के साथ ताप्ती नदी की भी यह खासियत है कि यह दोनों नदियां क्या करती है? डेल्टे का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। और एक बात याद रख सकते हो, नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा के नाम से जानी जाती है। इसके उपनाम यदि हम देखें तो इसे मैकाल सूता के नाम से जाना जाता है, शिवपुत्री के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर यह नदी प्रवाहित होती है। और यदि देखें तो इस नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। इसके अंतर्गत यदि देखें जो 19 नदियां होती है वह दाई ओर से और 22 नदियां जो है बाई ओर से इसके अंतर्गत मिल जाती है। इसके यदि हम सहायक नदियों की बात करें तो तवा है, शक्कर है और हम देखें हथनी है, ऊटी है, मान है। इस प्रकार से कई सारी सहायक नदियां हमें देखने के लिए मिलती है। किस नदी की? हमें अपनी नर्मदा नदी की। अब बात करते हैं नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपातों के बारे में। याद रखना, सबसे छोटी ट्रिक और शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जिस भी जलप्रपात के नाम में धारा या क्या आ जाए, धार आ जाए, वह सभी जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलते हैं। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और याद रखना, बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है नर्मदा नदी। सबसे पहला जलप्रपात, जैसे ही नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर से होता है, 8 किलोमीटर का यदि हम देखें नर्मदा नदी अपना प्रवाह कंप्लीट करती है तो वहां पर सबसे पहला हमें देखने के लिए मिलता है जलप्रपात। कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक ऋषि है, बड़े ही अच्छे ऋषि और बड़े ही तेजस्वी ऋषि के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
कपिल मुनि ने मां नर्मदा की धारा को रोक दिया था, इसलिए इस जलप्रपात का नाम कपिल धारा जलप्रपात रख दिया गया है। इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो 15 मीटर इस जलप्रपात की ऊंचाई है। अगला यदि देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है दुग्धधारा जलप्रपात 10 किलोमीटर की दूरी पर बनता है। यदि देखें तो कपिल धारा जलप्रपात से लगभग 2 किलोमीटर आगे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हमें देखने के लिए मिलती है 15 मीटर से कम। इस जलप्रपात के अंतर्गत एक बड़ी ही अच्छी बात कही जाती है। एक दुर्वासा ऋषि है, ऐसा कहा जाता है दुर्वासा ऋषि ने इस क्षेत्र के अंतर्गत तपस्या की थी, तप किया था, इसलिए इस जलप्रपात का नाम दुग्धधारा जलप्रपात तो कभी हमें दुर्वासा धारा जलप्रपात के नाम से भी देखने के लिए मिलता है। अगला यदि देखें तो दुर्गा धारा जलप्रपात भी हमें देखने के लिए मिलता है अनूपपुर जिले के अंतर्गत नर्मदा नदी पर। अब अगली बात करते हैं बालाघाट के बारे में। बालाघाट भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंतर्गत हमें 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? गांगुलपारा जलप्रपात और है मलधर जलप्रपात जो है देव नदी पर। सबसे पहले मलधर जलप्रपात को याद करते हैं। आप जानते हैं यदि हमारे मन में यदि किसी के लिए ईर्ष्या होती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे अच्छे मन से देव की, हमारे ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हमारे मन से क्या हो जाए? मल निकल जाए, ईर्ष्या निकल जाए किसी के लिए। तो देव की आराधना करना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा? मल निकल जाएगा। मल से कर दो मलधर और देव से कर दो देव नदी। और यदि देखें तो जो गांगुलपारा जलप्रपात है ना, यह किस नदी पर बनता है? तो यह बनता है वेनगंगा नदी पर। सबसे पहले बात करते हैं वेनगंगा नदी की। वेनगंगा नदी का उद्गम यहाँ पर हमारा एक जिला है सिवनी, और सिवनी के अंतर्गत यदि बात करें तो मुंडारा गांव से इस नदी का उद्गम होता है। हम यदि पठार की बात करें तो परसवाड़ा पठार के अंतर्गत इस नदी का उद्गम हमें देखने के लिए मिलता है। यह जो नदी है ना, सिवनी की जीवन रेखा कहलाती है। और इसी नदी पर एशिया का सबसे बड़ा बांध 1972 के अंतर्गत मिट्टी का सबसे बड़ा बांध बनाया गया था। इस बांध का नाम हमें देखने के लिए मिलता है भीमगढ़ बांध। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह बांध। एक और अन्य उपनाम भी है इस बांध का, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना इसे भीमगढ़ बांध के अलावा किस और अन्य उपनाम से जाना जाता है। तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। यदि हम देखें तो बैतूल है, बैतूल से भी एक नदी का उद्गम होता है वर्धा नदी का। वर्धा नदी का जो उद्गम होता है वर्धन पर्वत से होता है, छिंदवाड़ा प्रवाहित होती हुई। यह दोनों नदियां कौन कौन सी? वेनगंगा नदी और वर्धा नदी महाराष्ट्र के अंतर्गत भंडारा जिले के अंतर्गत मिल जाती है। जब इन दोनों नदी का संगम होता है, इस संगम को प्राणहिता संगम के उपनाम से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे थे गांगुलपारा जलप्रपात के बारे में। इसे याद कैसे रखें? आप जानते हैं भारत के सबसे अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे सौरव गांगुली। तो गांगुली से कर लो गांगुलपारा। और आपको पता है वह जो विपक्षी टीम हुआ करती थी उन सभी खिलाड़ियों को घाट घाट का पानी पिला दिया करते थे। घाट से कर दो बालाघाट और गांगुली से कर लो गांगुलपारा जलप्रपात। अगला देखते हैं जबलपुर की बात करें। जबलपुर के अंतर्गत कौन सा जलप्रपात देखने के लिए मिलता है? तो जबलपुर से लगभग 21 किलोमीटर दूर
एक बड़ा ही खूबसूरत स्पॉट है, अर्थात यदि हम इसे कह सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट है, जिसका नाम है भेड़ाघाट। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है धुआंधार जलप्रपात। यदि आपको फ्यूचर में टाइम मिले तो इस जगह पर जरूर जाना। यहाँ पर हमें यह जलप्रपात जैसे ही नीचे गिरता है तो धुएं जैसा हमें प्रतीत होता है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम धुआंधार जलप्रपात रखा गया है। यह आपको पता होना चाहिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं नरसिंहपुर के बारे में। नरसिंहपुर भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ के जलप्रपातों को किस प्रकार से याद करें? नरसिंह से, नर से पहले कर लो। हम देखें तो नर अर्थात होता कौन है? मनुष्य रूप में इस धरती पर किसने जन्म लिया था? तो आप जानते हैं सत्कर्म करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म स्थापित करने के लिए महाभारत के युद्ध के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलते हैं दो पराक्रमी योद्धा। एक का नाम था भीम और दूसरे का नाम था अर्जुन। तो भीम से कर लो भीमकुंड जलप्रपात, अर्जुन से कर लो अर्जुन कुंड जलप्रपात, और तीसरा सतकर्म से कर लो सतधारा जलप्रपात। तीनों आपको याद हो गए। और मैंने आपसे कहा नर यानी क्या होता है? मनुष्य होता है। नर से आप कर लो नरसिंहपुर। यह तीनों जलप्रपात किस नदी पर हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो नर्मदा नदी पर देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं तवा नदी के बारे में, बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है तवा नदी। तवा नदी जो है ना, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। जो नदी है ना, यह नदी तवा नदी, वह नर्मदा नदी में बाई ओर से मिल जाती है। यदि आपसे मैंने अभी कहा नर्मदा नदी में बाई ओर से 22 नदियां तथा दाई ओर से 19 नदियां मिलती है, कुल इसकी 41 सहायक नदियां हैं, मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। अब यदि बात करें तो तवा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो इस नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले से हमें देखने के लिए मिलता है। होशंगाबाद की यदि बात करें, पचमढ़ी की यदि बात करें, तो आप जानते हैं पचमढ़ी भी बड़ा खूबसूरत पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहलाता है पचमढ़ी। इसकी खोज फोर्सिथ के द्वारा की गई थी। और पचमढ़ी को आप ऐसा जानते हैं कि सबसे अच्छा सनसेट हमें देखने के लिए मिलता है संपूर्ण पचमढ़ी के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के इस स्पॉट पर। और आप इसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं? सबसे पहले होशंगाबाद से इस नदी का उद्गम तो होता है, किंतु कौन सी पहाड़ियों से? तो महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कालीभीत पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है। नरसिंहपुर और इटारसी में प्रवाहित होती हुई यह किस नदी में मिल जाती है? तो नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर कौन कौन से वाटरफॉल बने हैं, जलप्रपात बने हैं? देखना, एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूं। एक अप्सरा है जो किसकी बनी है? रजत की बनी है। जो मौन रहती है, मौन रहती है, मौन से कर लो मुना। उसे क्या होता है? एक बार नाग आता है और उसे डस लेता है। यहां पर एक और लिख सकते हो आप, डचेस जलप्रपात। तो नाग आकर इसे क्या कर लेता है? इस अप्सरा को डस लेता है। तो वह क्या होती है? वह फॉल हो जाती है, गिर जाती है। इस प्रकार से आपने याद कर लिया अप्सरा से अप्सरा जलप्रपात, रजत की बनी है उसे रजत जलप्रपात। मौन रहती है, मौन से कर लो जमुना जलप्रपात। नाग उसे डस लेता है, डस से कर लो डचेस जलप्रपात।
और वह गिर जाती है, फॉल हो जाती है, उससे कर लो बिफॉल जलप्रपात। यह सभी जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलते हैं पचमढ़ी में तवा नदी पर, जो कि किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। अब यदि बात करें तो बात करते हैं खंडवा के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है खंडवा। यदि हम बात करें तो खंडवा के अंतर्गत ओंकारेश्वर के अंतर्गत हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं। बड़ा ही अच्छा परिदृश्य हमें देखने के लिए मिलता है। ओम की आकृति हमें ओंकारेश्वर में देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इसका नाम ओंकारेश्वर रखा गया है। और यदि हम देखें तो सबसे यदि बात करें तो मंदार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात हमें इस नदी पर देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो हंडिया है ना, यह हमें देखने के लिए मिलता है खंडवा जिले के अंतर्गत, और जो बड़वा है ना, यह देखने के लिए मिलता है खरगोन जिले के अंतर्गत। किस प्रकार से कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। यदि एग्जाम में पूछ ले कि मंदार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात किस जिले में है, यदि ऑप्शन में यदि खंडवा हो तो खंडवा टिक करना, यदि ऑप्शन में खंडवा ना हो तो आपको टिक करना पड़ेगा खरगोन, क्योंकि यह जो दोनों जलप्रपात है यह खरगोन और खंडवा के मध्य में बनते हैं, अर्थात इसे हम दोनों जिलों के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। किंतु सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देना है? खंडवा को देना है, इसलिए खंडवा प्लस खरगोन यहाँ पर मैंने लिख दिया। और याद किस प्रकार से करें? धार आ गया, अर्थात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। और दर्दी जलप्रपात आप जानते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। कई सारे किसान इस नदी से जल प्राप्त करते हैं। कई सारे किसान यहाँ पर जो विद्युत बनती है उसका उपयोग करते हैं, अर्थात नर्मदा नदी सभी के दर्द को कम कर देती है, सभी के दर्द को हर लेती है। तो दर्द से कर लो दर्दी जलप्रपात, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब यदि बात करें तो हम बात करते हैं खरगोन के बारे में। खरगोन के अंतर्गत महेश्वर की बात करते हैं। जब भी महेश्वर का नाम आता है तो हमें देखने के लिए मिलते हैं महेश्वर के सुंदर घाट। आप किस प्रकार से याद करें कि महेश्वर के घाट पर कई सारी धाराएं आकर एक दूसरे से टकराती है, सहस्त्र धाराएं इस घाट पर मिलती है। तो सहस्त्र धारा से क्या हो गया? सहस्त्र धारा जलप्रपात महेश्वर के निकट है, किंतु खरगोन के अंतर्गत महेश्वर आता है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा जिला? धार जिला, अर्थात इसके अंतर्गत भी कंफ्यूजन हो सकता है। इस जलप्रपात का कुछ हिस्सा हमें धार में देखने के लिए मिलता है। और याद रखना एक बात, इसी जलप्रपात के पास में एक झरना है, गंधक झरना। गंधक झरने की यह खासियत है कि गंधक झरना त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए रामबाण है। यदि किसी व्यक्ति को त्वचा संबंधी बीमारी है और वह व्यक्ति इस झरने में स्नान कर लेता है ना, तो क्या होता है? उसकी त्वचा संबंधी बीमारियां समाप्त हो जाती है। और यदि हम बात करें महेश्वर के बारे में तो महेश्वर की साड़ियां बड़ी ही प्रसिद्ध है। और आपको पता है चंदेरी की साड़ियां भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत बड़ी प्रसिद्ध है। अशोकनगर की तहसील है चंदेरी। अगला यदि देखें तो इंदौर की बात करते हैं। इंदौर तो वैसे खान नदी के तट पर बसा है, किंतु इंदौर से एक बड़ी ही पवित्र नदी का उद्गम हमें देखने के लिए मिलता है। काकरा बरडी पहाड़ी के अंतर्गत किस नदी का? शिप्रा नदी का। और आप जानते हैं शिप्रा नदी पर ही प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात उज्जैन के अंतर्गत किसका आयोजन होता है? सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। यदि बात करें तो मालवा की सबसे पवित्र नदी कहलाती है शिप्रा नदी। अब बात कर रहे हैं इंदौर की, तो इंदौर की एक तहसील है
महू तहसील, किंतु इस तहसील का नाम 2003 में बदलकर क्या कर दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और इसी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है एक नदी का उद्गम, बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो विंध्य श्रेणी जो है उसके अंतर्गत एक बिंदु है। कौन सा बिंदु, वांगचू बिंदु। और उसके अंतर्गत बात करें जानापाव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहलाती है चंबल नदी। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अध्यारोपित नदी भी कहलाती है, सुपर इम्पोज्ड रिवर कहलाती है। और चंबल नदी के बारे में एक बात याद रखना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी को यहाँ पर यदि हम देखें, यह जो चंबल वाले जो जिले हैं ना, यहाँ पर इसे बड़ा ही खराब माना जाता है, क्योंकि जब यह नदी यहाँ से जाती है तो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से चंबल नदी यहाँ पर अपनी तबाही मचाती है। अब यदि बात करें तो चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चूलिया जलप्रपात के बारे में। इस जलप्रपात को लेकर भी कई सारे लोगों के मन में कई सारा डाउट है। सबसे पहले इस जलप्रपात की पोजीशन हमें कहां पर देखने के लिए मिलती है, तो इस स्थान पर देखने के लिए मिलती है। यदि एग्जाम में आपको ऑप्शन मिले मंदसौर, तो मंदसौर को टिक करना। यदि आपको ऑप्शन मिले कोटा, तो कोटा को टिक करना। यदि आपको ऑप्शन मिले चित्तौड़गढ़ जिला, तो चित्तौड़गढ़ जिले को टिक करना। अब इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे यदि हम देखें तो चूलिया जलप्रपात की पोजीशन हमें देखने के लिए मिलती है चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत भेसरोडगढ़ जो एक स्थान है, उसके पास भी एक स्थान हमें देखने के लिए मिलता है रावत भाटा। आप जानते हैं रावत भाटा के अंतर्गत परमाणु बिजली ग्रह है, जो 1965 के अंतर्गत कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसी जिले के अंतर्गत इसकी रियल पोजीशन है चूलिया जलप्रपात की। किंतु यदि ऑप्शन में ना हो तो आप मंदसौर, कोटा को भी टिक कर सकते हैं। दूसरा है पाताल पानी जलप्रपात और तीसरा है झाड़ी दहा जलप्रपात। किस प्रकार से याद करें, यह दोनों जलप्रपात तो है महू के अंतर्गत इंदौर जिले में आते हैं। कई बार पूछे गए हैं। देखिए, एक मालिक अपने नौकर से कहता है कि ए नौकर, पाताल से पानी गिर रहा है, तूने झाड़ियों को पानी नहीं दिया तो झाड़ियां दहा हो गई, जल गया। तो वह क्या बोलता है नौकर कि मालिक, मैंने क्या किया है, पाताल से जो पानी आ रहा था ना, वह पानी झाड़ियों को दे दिया है। किंतु क्या किया, झाड़ियों ने उस सभी पानी को चूस लिया है। चूस लिया से कर लो चूलिया जलप्रपात, पाताल से कर लो पाताल पानी जलप्रपात, और झाड़ी से कर लो झाड़ी दहा जलप्रपात। तीनों आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं शिवपुरी के बारे में। शिवपुरी भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवपुरी के बारे में यदि हम देखें तो इसकी एक तहसील है पोहरी तहसील। पोहरी तहसील के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है पवा जलप्रपात। और पवा जलप्रपात की यह खासियत है कि इसके पास सबसे बड़ा शिव भगवान की प्रतिमा विराजमान हमें देखने के लिए मिलती है। यही इस जलप्रपात की खासियत है। तो याद रखना, पवा जलप्रपात शिवपुरी के अंतर्गत आता है। एक और जलप्रपात है भूरा खोह जलप्रपात। यह दोनों जलप्रपात किस नदी पर बनते हैं, तो सिंध नदी पर यह दोनों जलप्रपात बनते हैं। बात कर रहे हैं सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यहाँ पर है हमारा विदिशा। विदिशा की एक तहसील है सिरोंज तहसील,
इसी तहसील से सिंध नदी का उद्गम होता है। यह वही तहसील है जिसके अंतर्गत हमें विनिमय के अंतर्गत इस सिरोंज तहसील को राजस्थान से प्राप्त किया था। और यहाँ पर मंदसौर की एक तहसील है भानपुरा तहसील, इसका एक गांव है सुनेल टप्पा, वह राजस्थान को दिया था। तो विदिशा की सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम हुआ। और ऐसा कहा जाता है यह जो गुना है ना, गुना को दो बराबर भागों के अंतर्गत यह क्या करती है, सिंध नदी बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ पर आता है श्योपुर, श्योपुर के निकट यदि हम देखें तो चंबल नदी यहाँ से आती है, उसके अंतर्गत इस नदी का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। अब यदि बात करें तो बात करते हैं पन्ना के बारे में। पन्ना के अंतर्गत कौन सा जलप्रपात है, प से पन्ना, प से कर लो पांडव जलप्रपात, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। केन नदी पर आता है यह जलप्रपात। किस जिले से केन नदी निकलती है, तो कटनी की रिठी तहसील से केमूर पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, तो केन नदी का उद्गम हमें देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार यदि याद रख सकते हैं कि केन नदी बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। और यदि बाद में देखें तो यह यमुना के साथ में इसका मिलन हो जाता है। अब यदि देखें तो बात करते हैं सागर के बारे में। सागर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सागर के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलते हैं कौन से जलप्रपात, बड़े ही महत्वपूर्ण जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलते हैं। किस प्रकार से याद रखें, तो याद रखना भालकुंड जलप्रपात, और एक जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलता है राहतगढ़ जलप्रपात। दोनों जलप्रपात कहाँ पर है, सागर के अंतर्गत है। यदि ऑप्शन में यदि हो बीना नदी तो बीना को टिक करना, यदि ना हो तो बेतवा को टिक करना, क्योंकि बीना नदी बेतवा की ही सहायक नदी है। अब यदि देखना बात कर रहे हैं बेतवा के बारे में। बेतवा भी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। यदि बेतवा को आप जानते हैं मध्य प्रदेश की गंगा के उपनाम से जाना जाता है प्रदूषण के आधार पर। एक बात और आप याद रख सकते हैं, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी नदी बेतवा नदी है। बेतवा नदी पर एक स्थान है देवगढ़। इस देवगढ़ को बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। बेतवा नदी जो है ना, इस बुंदेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एक बात और याद रख सकते हैं, जिस प्रकार से चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है, यह बेतवा नदी जो है ना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। अब यदि देखें तो किस प्रकार से रखे याद, राहत मिलती है सागर के पास जाने से, मन को राहत मिलती है। तो राहतगढ़ जलप्रपात याद रख लेना। राहतगढ़ के बारे में ऐसा कहा जाता है भोपाल और सागर हाईवे पर, भोपाल और जो सागर का जो हाईवे है लगभग 50 किलोमीटर दूर यह जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। हम यदि देखें जो बरसात का जो सीजन होता है, टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है राहतगढ़ जलप्रपात। अब हम बात करते हैं किस जलप्रपात के बारे में, तो हम बात करते हैं रीवा के अंतर्गत आने वाले कई सारे जलप्रपात के बारे में। एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे पहला यदि देखें तो कौन सा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। इस जलप्रपात के बारे में एक कंफ्यूजन है कई सारे लोगों को। लोग क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो चचाई जलप्रपात। किंतु याद रखना यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यदि इसकी हाइट की बात करें तो 130 मीटर
किलोमीटर इसकी हाइट हमें देखने के लिए मिलती है। भारत का नियाग्रा कहलाता है यह जलप्रपात। नियाग्रा क्यों कहते होंगे? यदि हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर एक जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। बड़ा ही खूबसूरत है और हमारा चचाई जलप्रपात भी संपूर्ण भारत के अंतर्गत बड़ा ही खूबसूरत होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा कह देते हैं। बहुटी जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात, यदि कोई जलप्रपात है तो उसका नाम है बहुटी जलप्रपात। 195 मीटर की इस जलप्रपात की हाइट है। और यदि देखें तो केवटी जलप्रपात, यह तीनों जलप्रपात किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर है। याद किस प्रकार से करे? जो बहु है ना, बहु से कर लो बहुटी, वह क्या करती है? केवटी यानी कड़वा बोलती है और चेचे करती रहती है। चेचे से कर लो चचाई और कड़वा से कर लो केवटी जलप्रपात। तीनों इस प्रकार से याद रख लो। और दो जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं, पूर्वा जलप्रपात और पियावन जलप्रपात। प से पूर्वा और प से पियावन दोनों जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा के अंतर्गत है। किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। आप बात करते हैं टोंस नदी के बारे में। टोंस या जिसे तमसा के उपनाम से भी जाना जाता है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतना की एक तहसील है मेहर तहसील। किंतु यदि हम देखें तो इसे एक नया जिला बना दिया गया है मेहर को। इसके अंतर्गत कैमूर पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। और बाद में यदि देखें तो सिरसा नामक स्थान पर यह नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोंस नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो संपूर्ण जलप्रपात आप लोगों को मैंने बड़े ही आसानी से याद करा दिए और इससे संबंधित संपूर्ण नदियों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली। वीडियो बड़ा है किंतु मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।